ऐसी जगहों पर उमूमन लोग अच्छे मेहमान नवाज भी होते हैं, मगर हम स्नाइपर्स पहले ही सफर की जरूरियात का बंदोबस्त करके चलते हैं और ऐसे इत्तेफाकात को कम ही नजर में रखते हैं। खाना खाकर मैंने मिल्क पाउडर से चाय बनाई। प्याली को मुंह लगाते ही एकदम पलवशा मेरे ख्यालों में आ गई। चाय पीकर मैं एक बार फिर आगे जाने के लिए तैयार था। अगर रास्ता न बना हो तो उमूमन उतराई चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल होती है। उस जानिब ढलान काफी दुश्वार थी और ऐसी ढलान में पाँव के जरा सा गलत पड़ जाने पर इंसान घंटों का सफर सेकंड्स में तय कर लेता है, मगर जहां उसका सफर रुकता है वहां से आगे जाने के लिए उसे लामहला कंधों की जरूरत पड़ती है, और जिसे कंधे मुयस्सर न हो उसे भेड़ियों वगैरह की ही खुराक बनना पड़ता है। मुझे न तो भेड़ियों की खुराक बनने का शौक था और न पराए कंधों पर सफर करने की ख्वाहिश, इसलिए संभल संभल कर उतरना पड़ा। नाले में उतरकर मेरे कदमों में थोड़ी तेजी आ गई कि गिरने वगैरह का खतरा खत्म हो गया था। गो पहाड़ी नाले भी बतदरीज नीचे उतरते जाते हैं, मगर ये उतराई बहुत हल्की और खफीफ होती है। सूरज के नजर आने की वजह से मेरे लिए समत का तयन मुश्किल नहीं रहा था। दोपहर तक मैं बगैर किसी खास वाक़े के आगे बढ़ता रहा। इस दौरान बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, मगर बारिश नहीं हुई थी। मेरी नजरें एक बार फिर किसी मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा हो गईं, जहां मैं रात गुजार सकता। अगर मौसम साफ होता तो मैं दरख्तों में मचान बनाने को तरजीह देता, मगर बादलों की वजह से मैं खुले आसमान तले लेटने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। एक तो यूं भी सर्दी काफी ज्यादा थी, जबकि मेरे पास हल्का सा स्लीपिंग बैग मौजूद था जो किसी बैरूनी इमदाद के बगैर सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता था। बैरूनी इमदाद से मेरी मुराद आग का अलाव और सर पर छत की मौजूदगी थी। जल्द ही मुझे तंग धाने का एक छोटा सा गार नजर आ गया। धाने के सामने उगी हुई घनी झाड़ी की वजह से गार का धाना साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरी नजर भी बस इत्तेफाकन ही उस पर पड़ी थी। सूरज डूबने में भी अभी तक थोड़ी देर थी। मैं घंटा पौन घंटा अपना सफर जारी रख सकता था, मगर आगे सर छुपाने के लिए कोई मुनासिब ठिकाने का मिलना मुतय्यन नहीं था, इसलिए मैंने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैंने झाड़ियों से टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाया और गार का फर्श साफ किया। फिर रात को जलाने के लिए खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की। लकड़ियां इकट्ठी करके मैंने दाएं बाएं फरलांग दो फरलांग के इलाके में घूमकर पानी का चश्मा तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे नाकामी हुई। ज्यादा तगोदो मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे बस वहाँ रात ही गुजारना थी। वापस गार की जानिब आते हुए मेरी नजर 3 अफराद पर पड़ी। वो अचानक ही झाड़ियों के झुंड से निकले थे। एक के कंधे पर क्लोज बट की क्लैशनकोफ लटकी हुई थी, जबकि 2 खाली हाथ थे। अलबत्ता उनके पास पिस्तौल वगैरह की मौजूदगी मुमकिन हो सकती थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया था। करीब पहुंचते ही मैंने उन्हें सलाम कहा। सलाम का जवाब देते हुए क्लैशनकोफ वाले ने मानी खेज लहजे में पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? मैंने कहा, अंगूर अड्डे से। ये बताने में मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आई थी। वो बोला, इस इलाके के लगते तो नहीं हो, कहाँ का इरादा है? इस मर्तबा भी हथियार बरदार नहीं पूछा था। बाकी 2 खामोश खड़े अजीब सी नजरों से मुझे घूर रहे थे। यकीनन उसने मेरे लहजे के फर्क से मुझे पहचाना था। वजीरिस्तान की पश्तो पेशावर में बोली जाने वाली पश्तो से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि पंजाबी की तरह हर इलाके की पश्तो के लहजे और अल्फाज की अदायगी में अच्छा खासा फर्क है। मुझे पश्तो पर तो उबूर था, मगर मैं पेशावरी लहजे में बोलता था। वजीरिस्तान के लोगों का लहजा बिल्कुल अजीब सा है। इतना कि शुरू में उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती थी। अलबत्ता चंद माह के बाद मेरी समझने की उलझन तो दूर हो गई, लेकिन अभी तक उनका सा लहजा ना अपना सका था। इस मामले में पलवशा बहुत तेज थी। वो वजीरिस्तान, पेशावर, करक, लकी मरवत हर लहजे की पश्तो बोल सकती थी। मेरे साथ रहते हुए वो अच्छी खासी पंजाबी भी बोलने लगी थी। मुख्तलिफ जबानें सीखने के मामले में उसमें खुदादाद सलाहियत मौजूद थी। मैंने तीखे लहजे में कहा, यकीनन इस इलाके में बसने वाले तमाम पैदाइशी यहाँ के नहीं हैं। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सही, वैसे बहुत अच्छी राइफल रखी हुई है, क्या मैं देख सकता हूँ? ये कहते हुए उसने राइफल लेने के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ा दिया। उनकी शक्लों से वाज़े नजर आ रहा था कि वो आवारा गर्द किस्म के उचक्के थे। उस इलाके में मुजाहिदीन भी 2-2, 3-3 की टोलियों में नजर आ जाते हैं, मगर उनके चेहरों पर एक खास किस्म की नरमी और पाकीज़गी होती है। ये तीनों तो शायद 5-6 माह से नहाए भी ना हों। ऐसे लुटेरों के बारे में मुझे कमांडर नसरुल्लाह पहले से मुफस्सल तौर पर आगाह कर चुके थे कि ये उचक्के हथियार देखने के बहाने लेते हैं और उसी हथियार से साहिब हथियार का काम तमाम करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से निमटने का तरीका आता था। मैं खुशदिली से बोला, हाँ ये लो। कंधे से क्लैशनकोफ उतारते हुए मैंने मैगजीन उतार कर जेब में डाली और उसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ ग्लॉक भी हाथ में पकड़ लिया, जैसे बज़ाहिर पिस्तौल का जायजा लेने लगा हूँ। अब वो खाली क्लैशनकोफ से मुझे निशाना नहीं बना सकते थे और अपने कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ उतारने की कोशिश में वो पिस्तौल की गोली का निशाना बन जाता। मेरी हिकमत अमली देखते हुए उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक मांद पड़ गई थी। एक दफा खाली क्लैशनकोफ कॉक करके उसने ट्रिगर दबाया और फीकी मुस्कुराहट से क्लैशनकोफ वापस मेरी जानिब बढ़ा दी। बोला, वाकई बहुत अच्छी राइफल है।
मैंने कुछ कहे बिना उसके हाथ से क्लैशनकोफ लेकर मैगजीन चढ़ाई और क्लैशनकोफ को कॉक करके पिस्तौल नेफे में उड़स लिया। मैं उनके सामने ना तो कोई डर, खौफ और कमजोरी जाहिर करना चाहता था और ना उन्हें कोई ऐसा मौका देना चाहता था कि वो मुझ पर वार कर सके। इतना तो वो भी समझ गए थे कि मैं उन्हें पहचान चुका हूँ और जहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं। मजीद वक्त बर्बाद किए बगैर हथियार बरदार बोला, शुक्रिया भाई, चलते हैं। ये कहते हुए उसने अपने साथियों को चलने का इशारा किया और वो तमाम आगे बढ़ गए। मैं वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुड़ते ही वो वार कर गुजरें। उनके झाड़ियों के झुंड में ओझल होते ही मैं गार की तरफ बढ़ गया। वो गार थोड़ा बुलंदी पर था। सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो चुका था मगर गुरूब नहीं हुआ था। गार तक पहुंचने के लिए भी मैंने एहतियात का मुजाहिरा किया था। गार के थाने के सामने मौजूद झाड़ी के अकब में बैठकर मैं नाले की तरफ देखने लगा। वहां से पूरा नाला नजर आ रहा था। वहां बैठे हुए मुझे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो तीनों मोहतात अंदाज में वापस जाते नजर आए। क्लैशन के अलावा उन्होंने मेरे पास ग्लॉक 19 भी देख लिया था। इतने कीमती हथियारों के हुसूल के लिए वो मूजी कुछ भी कर सकते थे। ऐसे आवारागर्द, जालिम और बुज़दिल होते हैं। सामने से कभी वार नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे और छुप कर वार करते हैं। ऐसे लोग ज़मीर, एहसास और इखलाक नाम के किसी जज्बे से वाकिफ नहीं होते। वो एहतियात और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। यकीनन वो यही समझ रहे थे कि मैं वहां से आगे बढ़ गया हूँ। मेरे होठों पर जहरीली हंसी नमूदार हुई। मेरा गार तक मोहतात अंदाज में पहुंचना काम आ गया था। उनके आगे बढ़ते ही मैं गार में घुस गया। अब यकीनन वो काफी दूर तक मुझे ढूंढते हुए जाते। यूं भी वहाँ कोई मुतय्यन रास्ता तो मौजूद नहीं था कि मेरी तलाश में उन्हें आसानी होती। वो नाले का मोड़ मुड़कर मेरी नजरों से ओझल हो गए। शाम का मलगजा अंधेरा हर तरफ फैल गया था। वुजू के लिए पानी तो मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम भी अल्लाह पाक की नेमत है। पानी की गैर मौजूदगी में भी बंदे को अल्लाह पाक के दरबार में हाजिरी की इजाजत मिल जाती है। नमाज पढ़कर मैंने अपनी गर्म चादर गार के थाने पर लटका दी ताकि आग जलाने पर उसकी रोशनी दूर तक नजर न आए। गो थाने के सामने अच्छी खासी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना मुनासिब न समझा। रोशनी को छुपाने के साथ वो चादर हवा वगैरह के लिए अच्छी खासी रुकावट बनती। पानी बस इतना ही बचा था कि मैं बमुश्किल एक प्याली चाय की बना सकता और कुछ घूंट पी सकता। आग की वजह से गार का माहौल काफी खुशगवार हो गया था। रात गए सर्दी की वजह से मेरी आंख खुल गई। आग कब की बुझी हुई थी, कोई चिंगारी तक नजर नहीं आ रही थी। दोबारा लकड़ियों को तरतीब देकर मैंने आग रोशन कर ली। चंद लम्हों बाद दोबारा खुशगवार हिद्दत फैल गई। मेरी आंखें एक बार फिर बंद होने लगी। सुबह सवेरे ही सामान समेट कर मैं आगे बढ़ गया। नवंबर की तवील रात ने मेरी नींद और थकन का सद्देबाब कर दिया था। किलोमीटर भर बाद ही मुझे शफाफ पानी का चश्मा नजर आ गया था। खूब सैर होकर पानी पीकर मैंने अपने पास मौजूद दोनों बोतलें भर ली। आसमान पर गुज़श्ता रोज की तरह ही बादलों के आवारा झुंड मटर गश्त कर रहे थे। तेज हवा बादलों को बखेरने से ज्यादा इकट्ठा करने पर माइल थी। हवा की कोशिशें जल्द ही रंग लाईं और पानी के कतरे तेज सुइयों की तरह मेरे गालों पर पड़ने लगे। मेरी नजरें किसी पनाह की तलाश में घूमने लगी, मगर कोई जाए पनाह दिखाई न दी। इसलिए रुक कर भीगने की बजाय मैंने चलते हुए भीगने को तरजीह दी। रफ्ता रफ्ता बारिश तेज होने लगी थी और फिर बारिश के कतरों ने यूरिया खाद के दानों की सी शक्ल इख्तियार कर ली। जमीन पर चारों तरफ सफेदी नजर आने लगी। मेरी चादर, कोट, कपड़े, जूते, टोपी वगैरह हर चीज मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी थी। तेज हवा ने सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया था। मेरी मुतलाशी नजरें मुसलसल किसी जाए पनाह की तगोदौ में थी, मगर मुझे नाकामी हो रही थी। अगर मैं जल्द ही कोई पनाह तलाश न कर पाता तो वो सर्दी मुझे कोई जानी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। जिस तरह गर्मियों में हीट स्ट्रोक जानी नुकसान का बायस बन सकता है, इसी तरह सर्दियों का हमला भी जानलेवा साबित हो सकता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। सर्दियों में सबसे बड़ा खतरा फ्रॉस्ट बाइट का होता है, जिसमें हाथ पांव या सर्दी की शिद्दत से काले पड़ जाते हैं और उनका इलाज काटने के अलावा कोई नहीं होता। गो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा ज्यादातर ग्लेशियर, सियाचिन और कारगिल वगैरह की जानिब होता है, मगर बेहतियाती और मुसलसल सर्दी की शिद्दत में घिरे रहने के बायस वजीरिस्तान में भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। डी ब्लॉक पर मौजूद अपने फौजी भाइयों से मुझे ये खबर पता चली थी कि बर्फ में सफर करते हुए बर्फानी बूटों की गैर मौजूदगी में उस यूनिट के एक आदमी को फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिसकी वजह से उस गरीब के पांव का पंजा कट गया था। उस वक्त मेरे साथ भी वैसी ही सूरत हाल पेश आ रही थी। मेरे पाँव में पहने स्पोर्ट्स शूज माँ जुराबों के बिल्कुल गीले हो गए थे। सफर शुरू करते वक्त बारिश के इम्कान को नजरअंदाज न करने के बावजूद मैं अंगूर अड्डे से चलते वक्त कोई वाटरप्रूफ कोट या रेन कोट साथ नहीं रख सका था। नतीजे में मुझे इस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ गया था। बारिश के सफेद दाने एक ही तसलसल से गिर रहे थे और फिर इन दानों ने रुई के गालों की शक्ल इख्तियार कर ली। हवा की तेजी में भी कोई फर्क नहीं पड़
पड़ रहा था। सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। अगर हवा रुक जाती तब भी सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाती, क्योंकि बर्फबारी होते वक्त अगर हवा न चल रही हो तो सर्दी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। अलबत्ता तेज हवा सर्दी में इजाफे का बायस बनती है। ब्लिजर्ड्स यानी बर्फानी तूफानों से दिखाव के हालात भी अबतर हो जाते हैं। बमुश्किल चंद गज के फासले तक ही देखा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में किसी गार का मिलना और भी मुश्किल हो गया था। अचानक मेरी नजर पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर पड़ी, जिसके साथ घनी झाड़ियां भी मौजूद थी। मैं उसके एक कोने में दुबक कर बैठ गया। गो उस वक्त हवा के चलने की समत का तयन नहीं किया जा सकता था कि कभी हवा मशरिक की जानिब से आती महसूस होती, कभी मगरिब और कभी शुमाल जुनूब की तरफ से। मगर उस वक्त मेरे एक जानिब वो बड़ी चट्टान थी, दूसरी जानिब घनी झाड़ियां, अकब में पहाड़ी की ढलान और सामने उठी हुई जमीन। सर पर भी चट्टान ने साया किया हुआ था। हवा से जान छूटते ही चंद लम्हों के लिए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता गीले कपड़े मुझ पर कपकपी तारी करने लगे। इस सर्दी से मुझे आग की तपिश ही निजात दे सकती थी, मगर ऐसी हालत में आग किसी करामत ही से जलाई जा सकती थी, और करामत का ज़हूर अल्लाह पाक की तरफ से किसी वलीउल्लाह के हाथ पर होता है। मुझ जैसे गुनाहगार को दुनियावी असबाब ही बुरुए कार लाने पड़ते हैं। मेरे पांव सुन होने लगे थे, टांगे कपकपा रही थी और बाकी जिस्म पर लर्जा तारी था। हाथ अलबत्ता कुछ बेहतर हालत में थे कि मैंने चमड़े के दस्ताने डाले हुए थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि रगों में दौड़ते खून की रफ्तार में कमी आने लगी हो। वो अजियत मुझ जैसे सख्त जान स्नाइपर की बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। अचानक मेरे दिमाग में पलवशा का ख्याल आया कि कहीं वो इस तूफान में न फंस गई हो। मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक से उसकी बेहतरी की दुआ मांगने लगा। कुछ देर मजीद वहाँ गुजार कर मुझे लगा कि शायद मैं वहीं अकड़ कर मर जाऊंगा। मजबूरन एक बार फिर आड़ से बाहर निकलना पड़ा। चलते हुए कम से कम मरने का खतरा तो नहीं रहता। जमीन पर 6-7 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी और अभी तक बर्फ के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। बाज़ औक़ात तो बर्फबारी 3-4 दिन बल्कि हफ्ता हफ्ता मुसलसल जारी रहती है, और ऐसा अमूमन बर्फबारी की शुरुआत में होता है। मौसम की पहली बर्फबारी पहाड़ों को सफेद कफन पहना देती है, और उस बर्फबारी में अगर किसी शख्स को सर छुपाने का ठिकाना न मिल सके तो उसे भी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आग में जलने की तरह सर्दी में जमना भी इंतहाई अजियतनाक और दर्दनाक होता है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इतना कहना काफी होगा कि जहन्नम के अजाबों में सर्दी के अजाब का भी जिक्र हुआ है। पैदल चलते हुए मैं दोबारा हवा के अजाब का शिकार तो हो गया था, मगर बैठे रहने की हालत में जो पांव सुन हो रहे थे और जिस्म का खून जमते हुए महसूस होने लगा था, वो कैफियत जाती रही थी। मैं सुबह बगैर नाश्ते के चला था। पानी के न होने की वजह से मैं चाय न बना सका। पानी मिलने के बाद भी मैंने चाय का इरादा दोपहर के खाने तक मौखर कर दिया था, और अब चाय की तलब के साथ मुझे सख्त भूख लग रही थी। चाय का तो मौका नहीं था, अलबत्ता भूख का सद्देबाब हो सकता था। झाड़ों की आड़ लेकर मैंने पुश्त पर लटके थैले से बिस्किट का पैकेट निकालकर बिस्किट के 2 पैकेट चबाए। मुझे पानी की सख्त हाजत महसूस हुई। मेरे पास मौजूद बोतल में पानी इतना ठंडा हो चुका था कि मैं 2-3 घूंट से ज्यादा न पी सका। सफरी थैले को दोबारा पुश्त पर लाद कर मैं चल पड़ा। बिस्किट खाने के बाद बदन में थोड़ी ताकत आ गई थी, जिससे मेरी रफ्तार में भी इजाफा हो गया था। अब मुझे उस वक्त तक चलते रहना था जब तक सर छुपाने की कोई मुनासिब जगह न मिल जाती। वजीरिस्तान ऐसा इलाका है जहाँ दूर दराज की पहाड़ियों में लोगों ने घर बनाए हुए हैं। ये लोग अक्टूबर के आखिर और